नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच्चा विकास यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम भारत के सच्चे विकास के बारे में बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि प्राथमिक शिक्षा सुधार, अर्थात पूरे देश में प्राथमिक शिक्षा सुधार कैसे हो और प्राथमिक शिक्षा सुधार से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो पहले टॉपिक के बारे में आपसे बात करते हैं, अध्यापक का जॉब रोल तय होना। अगर आप चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा सुधार में एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, तो पहला काम आपको यही करना होगा कि अध्यापक का जॉब रोल आपको तय करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अध्यापक की नियुक्ति करके उनसे अनावश्यक और अलग अलग काम कराएं जिसकी उनकी वहाँ पे नियुक्ति नहीं की गई है। तो इस तरह के कार्य से उनके कार्य की क्वालिटी में जो है गिरावट आएगी और वो काम अच्छे से नहीं करें। दूसरा टॉपिक पे हम आपसे बताते हैं क्या होना चाहिए कि अध्यापक को आप स्कूली शिक्षण कार्य के लिए ही लगाएं। ऐसा नहीं है कि आप उनको जो है विद्यालय में रख के उनसे सर्वे का काम करवाएं, उनसे पोलियो बूथ का ड्राफ्ट पिलवाएं, उनसे बीएलओ का काम करवाएं, निर्वाचन कार्ड का काम करवाएं। इन सब का काम आप उनसे न लें। इससे क्या होगा कि उनके काम करने के तरीके में एक तरीके से निराशापन आएगा और उन्हें लगेगा कि हम एक शिक्षक होके इतनी पढ़ाई लिखाई करके हम इस तरह के काम कर रहे हैं, और उनके समाज में चाहने वाले देखने वाले लोग भी उनको देख के एक तरीके से इस तरह का कमेंट करते हैं कि शिक्षक होने के बावजूद ये फील्ड का काम कर रहे हैं। तीसरा टॉपिक के बारे में आपसे बात करते हैं कि आप अध्यापक पे किसी भी तरह का अनावश्यक जो है लोड न दें। जब आप लोड बढ़ा देंगे, काम नहीं कराएंगे, उनसे अनावश्यक काम कराएंगे तो उनके ऊपर लोड होगा। तो आप उनको लोड न दें, उनसे आपको सबसे बेहतरीन काम लेना है। क्यों? जो प्राथमिक शिक्षा है इसके लिए एक सेंसिटिव टीचर की ज़रूरत है, ईमानदार टीचर की ज़रूरत है, जो कि पूरी ईमानदारी से बच्चों के साथ लग के मिल के घुल के उन्हें एक अच्छी शिक्षा दे, ताकि इस देश में एक अच्छे शिक्षा का जो है व्यवस्था हो सके। चौथे टॉपिक के बारे में आपसे बात करते हैं कि पहली बात यह है कि हमारे विद्यालयों में जो है बच्चों को पढ़ने के लिए जगह की कमी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 200 से 250 तक प्राइमरी विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए जगह होना चाहिए। अर्थात यदि एक गांव की जनसंख्या के अकॉर्डिंग आप देखें तो 200-250 बच्चे एक स्कूल में आपको आराम से प्राथमिक स्तर पर मिल जाते हैं। तो एक विद्यालय के अंदर कम से कम 200 से 250 बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। पांचवें टॉपिक के बारे में आपसे बात करते हैं कि आपके विद्यालय के कक्ष अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ 1, 2, 3, 4 रूम बना दिए और सभी तरह के बच्चों को उसी में आप पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक क्लास के लिए अलग कक्ष होना चाहिए। अर्थात अगर आप वहाँ पे 5-6 क्लास है तो 5-6 कक्ष भी होने चाहिए। कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं तो कंप्यूटर के लिए अलग कक्ष होना चाहिए। योगा करवाना है तो उनके लिए आप अलग व्यवस्था रखें। खेल कराना है तो उनके लिए ग्राउंड होना चाहिए। तो इस तरह से उनको एक अलग व्यवस्था देंगे, तभी एक बेहतर शिक्षा का जो है उपयोग किया जा सकता है, शिक्षा के बढ़ावा दिया जा सकता है। छठवें टॉपिक के बारे में आपसे बात करते हैं कि जो प्रिंसिपल होते हैं उनका ऑफिस भी होना चाहिए। प्रिंसिपल का एक ऑफिस होगा, उसका एक अलग इम्प्रेशन बनता है। बच्चों को उनसे मिलना हो, किसी को कोई कार्य हो, ऐसा न हो कि कोई अभिभावक मिलना चाहे तो आप प्रिंसिपल को पाए ही नहीं, उनका ऑफिस का ही पता न चले, उनके बैठने का जगह न हो। उनकी एक ऑफिस अलग होनी चाहिए, उससे एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है बच्चों पे, गार्जियन पे, हर एक जगह। तो प्रिंसिपल को बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए और उनको एक अलग जो है ऑफिस देना चाहिए। सातवां टॉपिक के बारे में आपसे बात करते हैं कि जो स्टाफ होते हैं, स्टाफ को लंच के लिए एक अलग रूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको खाना खाना है तो वो परेशान हो कि कहाँ खाएं, कैसे खाएं। तो उनके दिमाग पे एक जो है एक्स्ट्रा जो है प्रेशर बनता है, और भोजन करने के लिए इस तरह का प्रेशर अच्छा नहीं होता है। उनको एक ऐसा माहौल वहाँ मिलना चाहिए को लंच के समय वो अपना अच्छे से लंच कर सकें, एंजॉय करते हुए लंच कर सकें। तो पूरे स्टाफ के लिए एक अलग से जो है लंच रूम। पूरे स्कूल में 8वां टॉपिक आपको बताते हैं, पूरे स्कूल में कम से कम 2 तरह के 2 जो है चपरासी होने चाहिए, जिसमें एक फीमेल होना चाहिए, दूसरा मेल होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चे हैं, किसको किस तरह की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए इस तरह के 2 चपरासी जरूर होने चाहिए आपके विद्यालय के अंदर।
नवे टॉपिक के बारे में हम आपसे बात करते हैं कि जो मिड डे मील सिस्टम है कि दोपहर का भोजन बच्चों को दिया जाता है। इस तरह की भोजन व्यवस्था में आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि पूरे स्कूल के बच्चों को किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। कभी कभी तो कई बच्चों का देहांत भी हो गया, जो है पॉइजन जैसे कुछ जो है प्रोडक्ट लेने से। तो मिड डे मील नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम जो है निःशुल्क बच्चे को और सही शिक्षा दे सके। उनका उद्देश्य शिक्षा लेना है, मिड डे मील में आके खाना खाना नहीं है। अगर आपको खाना देना है तो उनके घर पे खाना दीजिए, घर पे उनकी व्यवस्था करिए, उनकी अलग व्यवस्था करिए। लेकिन स्कूल में बुला के आप खाना के पीछे उनकी मानसिकता को मत सेट करिए। तो मेरा सोचना यही है कि मिड डे मील सिस्टम जो है बंद होना चाहिए। 10वां टॉपिक के बारे में आपको बताते हैं कि पहली बात यह होना चाहिए कि विद्यालय के अंदर अध्यापकों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था हो और बच्चों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था हो, और बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है कि ये आदमी को बहुत परेशान करता है। कभी कभी कोई स्टाफ अपना जो है स्कूल आना चाहता है, लेकिन उसके पेट संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो इसलिए नहीं आना चाहता, छुट्टी लगा देता है कि वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है। बच्चे कभी कभी नहीं जाना चाहते हैं इन कारणों से। तो ये व्यवस्था होने से उनके दिमाग से ये प्रेशर हट जाएगा। उनको ऐसा फील होगा कि जैसा हमारा घर है वैसा हमारा विद्यालय है, हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो विद्यालय से अब्सेंट नहीं होना चाहेंगे। तो इसलिए एक विद्यालय के अंदर बच्चों के लिए अलग शौचालय प्लस स्टाफ के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। 11 नंबर टॉपिक आप देख लीजिए। इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि विद्यालय के सारे रूम वेल मेंटेन होने चाहिए। वहाँ एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। जिस तरह से आप एक सरकारी लग्जरी ऑफिस देखते हैं, उस तरीके से सरकारी प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। बच्चे वहाँ जाए तो उनको अंदर से फीलिंग हो कि कुछ पढ़ने कुछ सीखने जैसी जगह पे आए हैं। ऐसा उनको फीलिंग ना हो कि अरे एक ऐसा विद्यालय है यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, फर्श नहीं है, दीवार नहीं है, खिड़की नहीं है, कलर नहीं है, अच्छे से ब्रेंच नहीं है, लाइट नहीं है, फैन नहीं है, क्या क्या असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके लिए एक अच्छा वेल मेंटेन स्कूल अर्थात पूरे स्कूल को अच्छी व्यवस्था के साथ रखना चाहिए। 12 नंबर टॉपिक के बारे में आपसे बताते हैं कि स्कूल में लाइट की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, और ये उत्तम व्यवस्था करना बहुत आसान है। हर एक प्राथमिक विद्यालय में पूरे भारत के अंतर्गत सोलर सिस्टम होना चाहिए। सोलर सिस्टम होने से क्या होगा कि विद्यालय हमेशा दिन में चलता है और सूरज भी दिन में निकलता है। तो सोलर सिस्टम की बिजली से विद्यालय को बिजली मिलेगा, और विद्यालय में बैकअप के लिए इन्वर्टर लगाया जा सकता है, ताकि वहाँ पे हर एक कक्ष में फैन चलाए जा सकें, लाइट जलाई जा सके, कंप्यूटर लैब चलाए जा सके, ताकि अच्छी व्यवस्था पावर की हो और अतिरिक्त किसी तरह का खर्च न हो। सूरज की रोशनी का पूरा उपयोग करें और विद्यालय में उत्तम बिजली व्यवस्था को दें। 13 नंबर टॉपिक पे आपसे बात करते हैं कि हर प्राथमिक विद्यालय के अंदर कंप्यूटर लैब कंपलसरी होना चाहिए। कंप्यूटर शिक्षा उनको बचपन से ही दिया जाना चाहिए। धीरे धीरे करके उनको कंप्यूटर के बारे में कुछ न कुछ सिखाते रहना चाहिए। उसके लिए पूरे विद्यालय में एक अलग से ही कंप्यूटर टीचर की नियुक्ति होनी चाहिए, जो कि सिर्फ कंप्यूटर शिक्षा के बारे में वहाँ पे कार्य करे, किसी अन्य टॉपिक के बारे में वो काम न करे, बल्कि ज़रूरत पड़े तो वो जो है स्कूल के ऑफिस के काम को कर दे, लेकिन उसका पूरा काम सिर्फ कंप्यूटर शिक्षा से रिलेटेड होना चाहिए। ये सुविधा जरूर होना चाहिए हर एक प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत। 14 नंबर टॉपिक के बारे में आपसे बात करते हैं कि पूरी विद्यालय में आज तक मैं ऐसा कहीं नहीं देख पाया हूँ, लेकिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि ध्यान के लिए, योग के लिए और खेल के लिए कम से कम एक टीचर जरूर होना चाहिए, जो टीचर इन तीनों चीज़ों में निपुण हो, जो ध्यान करवा सके बच्चों को, ध्यान क्या चीज़ होता है उस चीज़ का उनको प्रैक्टिस करवा सके, उस चीज़ का अनुभव करा सके, प्लस योग करा सके, प्लस उनको खेल के बारे में सिखाए, खेल खिलाए। अगर ये चीज़ें होती हैं तो बच्चों को बचपन से ही एक ऐसी चीज़ की हैबिट हो जाएगी जो पूरे देश में 10-15 साल, जब ये बच्चे 17 साल 18 साल के होंगे या 20 साल के भी होंगे या उसके आगे भी जाएंगे, तो ये बच्चे स्वस्थ रहेंगे। अर्थात भारत को एक स्वस्थ नागरिक मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय की कंडीशन, भारत पूरी तरह से रोग की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो उससे धीरे धीरे मुक्ति होगी, क्योंकि बच्चे जब ध्यान, योग और खेल इन तीनों को समझेंगे और करेंगे तो वो जल्दी बीमार नहीं होंगे और उनका जो है शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा। तो ये जरूर होना चाहिए।
15 नंबर टॉपिक के बारे में आपसे बात करते हैं कि विद्यालय की बाउंड्री बहुत कंपलसरी है। यदि बाउंड्री नहीं रहती है तो वहाँ के अध्यापक को और बच्चों को अंदर से जो है सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं आती है, उनको एक अच्छापन नहीं लगता है। जैसे आज के समय में अगर आपका शहर में मकान है और मकान के सामने बाउंड्री नहीं है तो आपको एक अच्छी फीलिंग नहीं आती है। डायरेक्ट आपका घर के दरवाजे खुलते ही आप रोड पे निकल जाते हैं तो आपको अच्छा फीलिंग नहीं आता। एक बाउंड्री होने से आपको एक अच्छा फीलिंग आता है। तो विद्यालय में एक बाउंड्री होनी चाहिए और उसमें खेल के लिए ग्राउंड भी होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए वहाँ के बच्चों को शुरू से ही एक बेहतर शिक्षा और खेलकूद और आत्मिक और मानसिक रूप से तैयार करने के लिए। तो अगले 16 टॉपिक है, 16 नंबर टॉपिक है। 16 नंबर टॉपिक में मैं बताना चाहता हूँ कि विद्यालय में एक मीडिएटर होना चाहिए। मीडिएटर का काम होगा कि वो विद्यालय और प्लस अभिभावक के बीच में संपर्क बना के रखेगा, ताकि विद्यालय की सारी बातें स्कूल से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड अभिभावक को बताया जाए। अभिभावक को किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो मीडिएटर के थ्रू विद्यालय तक जाए, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट होता रहे। और भी माउथ टू माउथ ऐसा ना हो कि कोई फ़ोन, कोई कॉल्स, कोई मिले कोई ना मिले। उस मीडिएटर का काम ही यही है कि वो स्कूल की बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम विद्यालय का उसको अभिभावक तक ले जाए, अभिभावक की प्रॉब्लम जो भी कुछ हो उसको स्कूल तक पहुंचाए। तो एक मीडिएटर हमारी समझ से होना ज़रूरी है। तो अगला टॉपिक 17 नंबर, एक विद्यालय के अंदर कम से कम 4 अध्यापक पढ़ाने के लिए होने चाहिए, एक अध्यापक ध्यान योग के लिए, खेल के लिए होना चाहिए, और एक कंप्यूटर शिक्षा के लिए होना चाहिए, और एक प्रिंसिपल होना चाहिए, 2 चपरासी होना चाहिए, एक मीडिएटर होना चाहिए, कम से कम 10 स्टाफ जरूर होने चाहिए। तो 17 नंबर टॉपिक में हमने कवर किया कि एक विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 10 स्टाफ तो जरूर होने चाहिए। अधिक हो जाए लेकिन कम होने का कोई बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। यदि बेहतर व्यवस्था देना है तो हमें अच्छे और अधिक लोगों को किसी काम में लगाना ही चाहिए। तो अगला टॉपिक देखते हैं, 19 नंबर टॉपिक में हम देखते हैं इन सभी स्टाफ की पूर्ति आप कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे। तो सारे स्टाफ की पूर्ति करने का तरीका सिर्फ सरकारी माध्यम से करना नहीं है, बल्कि आप उनको अर्ध सरकारी के रूप में भी नियुक्त कर सकते हैं। इतना बड़ा देश है, इतने लोग बेरोजगार हैं, किसी न किसी तरीके से हमें सबको रोजगार देने की व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए और उनका उपयोग इस देश के विकास के रूप में लेना चाहिए। तो अभी आपको मैंने बताया कि टोटल लगभग 17, 18, 19 टॉपिक जो कि एक प्राथमिक शिक्षा सुधार में होना ही चाहिए। अगर ऐसे सुधार की जाती है, ऐसे प्रयास किए जाते, ये सारी चीज़ें लागू की जाती हैं, इससे भी बेहतर व्यवस्था हो सकती है। ये मेरा एक विचार था, मैंने बताया। और अब आपको मैं बताता हूँ अगर ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी तो क्या प्रॉफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा, इसके करने से हमारे देश को प्लस हर एक आदमी को क्या प्रॉफिट होगा, तो हम उसके बारे में आपसे बात करते हैं। तो पहला प्रॉफिट आपको क्या होगा कि सभी बच्चों को सही और निःशुल्क शिक्षा। सबसे बड़ी बात यही है कि निःशुल्क शिक्षा तो देश में मिल रहा है बच्चों को। कक्षा 6 से लेके 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत जो है निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था तो है, लेकिन सही शिक्षा नहीं। निःशुल्क तो मिल रहा है, लेकिन इस तरह का निःशुल्क का क्या फ़ायदा है कि जब बच्चे कहीं और पढ़ने में इंटरेस्टेड हों और पूरे स्कूल में देखा जाए तो एक गांव से 10%, 20% ही बच्चे विद्यालय आ रहे हैं, या उनका नामकरण तो चल रहा है, पढ़ कहीं और रहे हैं। कारण क्या है? कोई नहीं चाहता है कि पैसा दे के वो पढ़ाए, वो भी चाहता है फ्री पढ़ाए, लेकिन सही शिक्षा चाहते हैं तो निःशुल्क के नाम पे वो सही शिक्षा नहीं मिल रही है। इसलिए ज़रूरी है कि पहला काम अगर ऐसा होगा तो सबको निःशुल्क और सही शिक्षा मिलेगा, जो कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का ये कानून भी है। अगला प्रॉफिट क्या होगा? अगले प्रॉफिट में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो भी बच्चों का और जो भी गार्जियन का मासिक खर्च है वो बचत होगा। तो मासिक बचत बहुत ही बढ़िया होगा। मासिक बचत के रूप में हम देखें तो बहुत ही सुंदर तरीके से मासिक बचत होगा इस तरह की व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरा फ़ायदा क्या होगा? तीसरा फ़ायदा यह है कि गांव के बच्चों को जो दूर जाके अध्ययन करना पड़ता है उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा
कि उन्हीं गार्जियन का जो फालतू में पैसे खर्च होते हैं बच्चों के पीछे वो नहीं खर्च होगा, और वही गार्जियन जो अपना समय निकाल के बच्चों को छोड़ने जाते हैं, ले आने जाते हैं, उनका समय बचेगा। वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं 10 बजे स्कूल चलता 10 बजे, लेकिन सुबह 8 बजे से तैयार होना शुरू करते हैं, उनका टाइम बचेगा। उनके सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है गार्जियन का जो है समय बचेगा। चौथा आपको प्रॉफिट ये होगा कि जब अध्यापक का जॉब रोल तय होगा तो अध्यापक अपने काम को बेहतर और सुंदर तरीके से करेंगे, जिससे विद्यालय का ग्रोथ अच्छा होगा, बच्चों की पढ़ाई में भी अच्छा जो है सुधार आएगा। 5वें टॉपिक में आप देखिए, सभी अभिभावक भी खुश रहेंगे, सभी बच्चे भी खुश रहेंगे, गांव के सभी सदस्य खुश रहेंगे, पूरा गांव खुश रहेगा, और सबका सरकार के ऊपर एक अच्छा और सही विश्वास रहेगा कि हमारी सरकार हमारे बारे में सोच रही है, हमारी मासिक बचत कर रही है, हमारे बच्चों को सही और निःशुल्क शिक्षा दे रही है। के बारे में हम आपको बताते हैं, यदि एक विद्यालय के अंतर्गत ध्यान, योग और खेल का शिक्षक होगा तो वो एक स्वस्थ नागरिक को जन्म देगा, क्योंकि बचपन से जब इन सब चीज़ों की आदत आप उनको डाल देंगे, उनको ध्यान करना, उनको योग करना, उनको खेलना, तो वो एक जो है स्वस्थ नागरिक के रूप में इस देश में आगे बढ़ेंगे और इस देश का जो है विकास करने में उनका हाथ और सहयोग होगा। सरकार से जो है सरकारी कर्मचारी का और जो है आम जनता का सबका सहयोग होना चाहिए, यदि वाकई में हम इस देश का विकास और सच्चा विकास चाहते हैं तो। यदि नहीं चाहते हैं, सिर्फ कहना है हमें कि हम देश का सच्चा विकास चाहते हैं, तो कहते रहें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। 70 साल से हम यही कह रहे हैं, देखने को तो नहीं मिला है। अगर देखना चाहते हैं तो इस तरीके के प्रयास को करना चाहिए। प्रयास हो सकता है, अगर इस तरह के विचार आपको अच्छे लगे हों भारत में प्राथमिक शिक्षा सुधार के बारे में, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आगे हम आपको इस तरह की अच्छी जानकारी भारत के सच्चे विकास के बारे में लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे, और आप जो है इस बात को आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आगे हम